लोग कैसे हैं? तो यहाँ पे जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने वाले हैं। ये आपका जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो अगर आप फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल अगर उस पार्ट का आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब आप में अच्छे से कॉन्सेप्ट फिजिक्स का नहीं आया है। तो आज हम लोग जो एक प्रॉब्लम लिए है उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। सर्किट क्या है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ है, कितना पोटेंशियल अदर कंपोनेंट को मिल रहा है, सर्किट में कितने रेसिस्टेंस है, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है, सर्किट में टोटल करंट कितना पास कर रहा है, सर्किट में अलग अलग रेसिस्टेंस में कितना करंट पास कर रहा है, सर्किट कितना हीट एनर्जी जनरेट कर रही है, सर्किट कितना वर्क कर रही है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग अच्छे से कर पाओगे तब आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट ले रखा है, तो पहले देखते हैं सर्किट को थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं, सर्किट क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी का कितना पोटेंशियल है, 12 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, कितने रेसिस्टेंस है सर्किट में, 3 रेसिस्टेंस है, एक 2 ओम का है, 12 ओम का है और 6 ओम का है। ठीक है, तो अब है कि यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट पास होती है, तो पास होगी तो इसमें भी करंट जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि हमको पर्सनली बताइए कि अलग अलग रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हुआ। क्या तीनों रेसिस्टेंस में एक जैसा करंट फ्लो होगा? क्या ज़रूरी है कि एक जैसा फ्लो ना हो? तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो हम आप लोगों को अप्रोच बताते हैं। तो तत्काल ये लिख लेते हैं कि आपसे क्या क्या मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताइए। मतलब सर्किट में जितने सारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं सबको इकट्ठा करके सबका अगर एक जगह हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि सारा का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि करंट ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, या उसी करंट को आप लोग बोलते हैं जो बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है। और करंट पासिंग फ्रॉम बैटरी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि करंट पासिंग फ्रॉम पार्टिकुलर रेसिस्टेंस, किसी खास रेसिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, करंट पासिंग फ्रॉम R1 से कितना पास हो रहा है, R2 से कितना पास हो रहा है, R3 से कितना पास हो रहा है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन, ये सर्किट का पूरा पोटेंशियल कितना है, जितना बैटरी आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, पोटेंशियल अप्लाइड, तो पोटेंशियल अप्लाइड यहाँ पे 12 वोल्ट है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ठीक है आपने 12 वोल्ट जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, क्या ये 12 वोल्ट इसको पूरा मिला है, 12 वोल्ट क्या इसको पूरा मिला है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप 12 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं या 6 वोल्ट कोई भी बैटरी लगाते हैं, तो पार्टिकुलर जो कंपोनेंट है आपका उसको कितना पोटेंशियल मिलता है। इसी बात को प्रॉब्लम में बोलते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप आउट या पोटेंशियल ड्रॉप आउट अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। आपको बोलेगा कि यहाँ पे 2 ओम के आसपास कितना वोल्टेज है, 12 ओम वाले को कितना वोल्टेज मिला है, 6 ओम वाले को कितना वोल्टेज मिला। तो इसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2, R3 etc। अगर इतने सारे बात को आप पता लगा पाते हो तो आपको अच्छी खासी नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो कि ये सर्किट हीट कितना डेसिपेट कर रहा है। हालांकि ये टॉपिक बहुत बाद में आता है, फिर भी मैं आपको इसका व्यू आपको बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है आपका, पहला प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है कि सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है। तो पहला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि पहली दफ़ा आपको कहीं सीरीज या पहली दफ़ा आपको कहीं पैरेलल मिल जाए।
तो इस सर्किट में आप ध्यान से देखिएगा और पिछले वीडियो जो मैंने बना रखे इसके ऊपर उसका स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में होता है तो मैं आपको जोड़ने का तरीका पहले से सिखाया हूँ। तो चूंकि दो ही रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6। तो जो ये वाला पार्ट है उसका R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट का कितना हो रहा है 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6। तो कितना हो जाएगा 12 × 6 72 डिवाइडेड बाई 12 + 6 18। ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 4 ओम। लेकिन 4 ओम पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट नहीं है, इस पोर्शन का भी हम लोग निकाले हैं। और इस सर्किट को जब छोटा करेंगे तो आपको कैसा सर्किट मिल जाएगा, ये पहले से है और ये दोनों को हटा के आप कितना लाए हैं 4 ओम। 4 ओम लाए हैं और 2 ओम पहले से था। अब ये दोनों किस चीज़ में है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है और सीरीज कनेक्शन में फाइनल R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट फाइनल तो हो जाएगा 2 + 4 6 ओम। तो हमने पहले प्रॉब्लम का आंसर कर लिया है। R इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का कितना हो गया आपका 6 ओम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 2 बार R इक्विवेलेंट निकाला है, वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोला कि पहले इस पोर्शन का निकाल लेते हैं, उसको छोटा R इक्विवेलेंट मानते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट मानते हैं, और जब उसको आप इसमें ऐड कर दोगे तो फाइनल R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या आपसे पूछ रहा है करेंट इन द सर्किट और करेंट पासिंग फ्रॉम द बैटरी। जो सर्किट का मेन करंट होता है, जो बैटरी ड्रॉ करती है, जो बैटरी से निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट का करंट है या करंट बैटरी से पास कर रही है। तो अब हमें ओम्स लॉ का यूज करना है करंट निकालने के लिए। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने डिराइव भी कर रखा था। V = IR, वोल्टेज = करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन होल सर्किट। मैंने आप लोगों को बता रखा कि ओम्स लॉ आप पूरे सर्किट पे एक बार अप्लाई कर सकते हो या पार्टिकुलर कंपोनेंट या पार्टिकुलर रेसिस्टेंस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरे सर्किट का करंट आपसे पूछा जा रहा है, करंट इन द सर्किट। तो ओम्स लॉ हम लोग पूरे सर्किट पे अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ के लिए आप लोग क्या चाहिए, V चाहिए, I चाहिए, R चाहिए। पूरे सर्किट पे कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, कितना बैटरी अप्लाई किया है 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 12 = करंट नहीं पता है पूरे सर्किट का, तो जो नहीं पता उसको हम लोग रहने देते हैं। R पूरे सर्किट का R लिखना है, यहाँ पे पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस लिखना है, तो वो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिख दिया हम लोग। तो करंट कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाई 6 = 2। करंट को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये 2 एम्पियर करंट आ गया सर्किट का। अब है कि 2 एम्पियर करंट कहाँ पे आया, तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी का जो 2 टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट कहाँ से इजेक्ट होता है, कहाँ से इजेक्ट होता है करंट, याद है भूल गए, करंट इजेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इधर से करंट निकला 2 एम्पियर का। अब है कि क्या पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट पास होगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट पास होगा। जब तक करंट को पास करने के लिए सिंगल पाथ है तब तक करंट 2 एम्पियर रहेगा। तो सिंगल पाथ कहाँ तक है, देखिए यहाँ से जब बैटरी से करंट जब निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, इस पॉइंट तक पाथ सिंगल है। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जब एक ही लाइन है फ्लो करने के लिए, तो जहाँ अगर ऐसे समझिए इस बात को कि मैं यहाँ पे अगर एक लाइन बनाता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को पहुँचना है। अगर यहाँ से 100 चार्ज पार्टिकल निकलते हैं तो बी पे कितने पहुँचेंगे, बी पे भी 100 पहुँचेंगे, क्योंकि ए से बी तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आप पीछे की तरफ से मत चले जाना,
करंट कहाँ से निकलना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आप मत समझना कि पीछे से 2 रास्ते या 3 रास्ते, नहीं, आपको करंट हमेशा कहाँ से पास करना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या है? सिंगल रास्ता है। तो यहाँ तक करंट कितना फ्लो रहा है? 2 एम्पियर। लेकिन अगर ए से बी पर जाने के और भी रास्ते होते, तो अगर यहाँ से 100 चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता तो हो सके कुछ ऊपर से जाता, कुछ इससे जाता, कुछ इससे जाता। ये कंफर्म था कि बी पॉइंट पे उतना ही पहुँचता जहाँ जितना ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। लेकिन तब आप ये कंफर्म होकर नहीं बता सकते थे कि सब में इक्वल जा रहा है या सब में बराबर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता था, या ऐसा हो भी सकता था। ये कंडीशन अप्लाइड होता है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो तत्काल यहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं कि यहाँ तक करंट कितना पास हो रहा है? 2 एम्पियर। अब आगे बढ़ने के लिए करंट के पास 2 रास्ते हैं। जब भी करंट सर्किट से आगे बढ़ता है तो वो उसी जगह पे फाइनल वापस पहुँचता है जहाँ से वो चला था। करंट हमेशा क्लोज्ड लूप में ट्रैवल करती है, बंद सर्किट में ट्रैवल करती है। तो अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट निकला है तो इसको घूम के वापस से यहाँ तक 2 एम्पियर आ जाना है। अब बात है कि यहाँ तक 2 एम्पियर करंट पहुँच गई, मतलब रेसिस्टेंस 1 से कितना करंट पास की होगी? रेसिस्टेंस 1 से भी पास की है करंट 2 एम्पियर, क्योंकि रेसिस्टेंस 1 तक पहुँचने के लिए अदर कोई पाथ नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन का विषय है कि ऊपर में कितना करंट जाएगा और नीचे में कितना करंट जाएगा। करंट का बंटवारा होना है दोस्तों। तो ऊपर से जितना भी करंट जाए और नीचे से जितना भी करंट जाए वो दोनों इकट्ठे अगर जोड़ोगे तो 2 एम्पियर होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन क्या दोनों से 1-1 एम्पियर होगा, या इससे 1.5, इससे 0.5, या इससे 1.1 और इससे 0.9? तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। आपको अगर सर्किट में एक ऐसा रेसिस्टेंस मिलता है जिसका V, I और R में से 2 वैल्यू अगर आप जानते हो, कौन सा वैल्यू? V, I, R। इस तीनों में से अगर 2 चीज़ आपको पता है किसी भी रेसिस्टेंस के बारे में तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो देखिए इस रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग को क्या चीज़ पता है? उसके रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 2 ओम। ठीक है, मुझे उस रेसिस्टेंस के बारे में क्या पता है? R का वैल्यू। क्या उस रेसिस्टेंस में मुझे करंट का भी वैल्यू पता चल गया है? हाँ, मुझे पता है कि इस रेसिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट है, तो मुझे I भी पता चल गया है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का अगर I और R आप जानते हो तो ओम्स लॉ यूज करके क्या आप उसका वोल्टेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं किस पे? R1 पे। तो लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन R1, V = I × R। V नहीं पता है उस रेसिस्टेंस का, लेकिन I पता है 2 एम्पियर, और R कितना है? ये भी 2 है। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। तो देखिए एक ऐसा रेसिस्टेंस है जिसका सब कुछ हम लोग निकाल पाए हैं, उसके रेसिस्टेंस का वैल्यू, उसमें कितना करंट पास हो रहा है, उसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, या उसके आजू बाजू कितना वोल्टेज है। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए करंट पासिंग फ्रॉम R1 कितना है? इसका आंसर आप लोग को मिल गया। करंट पासिंग फ्रॉम R1, कितना करंट पास हो रहा है R1 से? अभी हम लोग देखे हैं 2 एम्पियर। पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट, ये भी बात हम लोग को पता चल गया कि पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, तो वो है 12 वोल्ट। उसके बाद है क्या? अलग अलग पोटेंशियल, इसके पास कितना पोटेंशियल, इसके पास कितना और इसके पास कितना है, इसका भी पोटेंशियल हम लोग को पता चल गया है 4 वोल्ट। तो जो R1 रेसिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग सारा जानकारी निकाल चुके हैं। अब बारी है R2 का एंड R3 का। तो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो है उनमें ये देख रखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है उसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 12 वोल्ट जो बैटरी अप्लाई कर रखा है उसमें से 4 वोल्ट किसको मिल चुका है? तो 4 वोल्ट मिल चुका है ये 2 ओम का रेसिस्टर है उसको। इसको कितना मिला है? इसको कितना मिला है? 4 वोल्ट। तो 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसको मिल गया है, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। तो 12 ओम में से 4 ओम इसको मिल गया, तो कितना बच गया? 12 - 4 8।
12 वोल्ट में से 4 वोल्ट उसको मिल गया, किसको? R1 को। तो कितना बच गया? 12 माइनस 4 तो 8 वोल्ट। और क्या 8 वोल्ट का आप लोग बंटवारा करोगे अब क्या, कि ऊपर वाले को 2 दे देते हैं, नीचे वाले को 6 देते हैं? नहीं, वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन में जितना भी वोल्टेज बचेगा वो दोनों को बराबर मिलेगा। तो अब इसको भी कितना मिलेगा? 8 वोल्ट। इसको भी कितना मिलेगा? 8 वोल्ट। अब R1, R2 और R3 के बारे में देखिए। इसका वोल्टेज आपको पता है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो इसका करंट नहीं निकल जाएगा। उसी तरीके से इसका भी वोल्टेज पता है और इसका भी रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो उसका करंट आप लोग नहीं निकाल लोगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया इस पोर्शन। अब नेक्स्ट पोर्शन हम लोग करते हैं क्या? अप्लाइंग ओम्स लॉ। किस पे अप्लाई कर दे रहे हैं अब? R2 पे। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? करंट बराबर होता है क्या? V बराबर IR। V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R। लेकिन किस पे अप्लाई कर रहे हैं? R2 पे अप्लाई कर रहे हैं। तो R2 का जो करंट है वो मुझे नहीं पता है, वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस पता है। कितना R2 के पास वोल्टेज है? 8 वोल्ट। और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है इसके पास? 12। तो अब 4 से कैंसिल आउट करेगा तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो कितना करंट पास हो गया? 2.3 एम्पियर। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं R3 पे। R3 पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, I बराबर कितना हो जाएगा? V बट्टे R3। यहाँ पे R2 पे किया था तो लिख देता है R2। कितना वोल्टेज इसको मिला है? इसको भी 8 वोल्ट मिला है। और कितना रेसिस्टेंस का वैल्यू है? 8। सॉरी, यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 6। इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू, इसको कैंसिल करेंगे 2 से 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 4/3 एम्पियर। तो हम लोग तीनों का करंट देख पाए हैं। पहले में कितना करंट पास किया था? 2 एम्पियर। दूसरे में कितना पास किया है करंट? दूसरे में कितना पास किया है? 2/3 एम्पियर। और तीसरे में कितना पास किया है? तीसरे में कितना पास किया है? 4/3 एम्पियर। ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करके देखना है, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि जो हम लोग आंसर निकाले वो आंसर सही है कि गलत है। तो कैसे वेरीफाई करोगे आप लोग? अब कैसे वेरीफाई करोगे? देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग। यहाँ से 2 एम्पियर करंट पास हुआ है, कुछ इसमें गया है और कुछ इसमें बटा है। दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना वापस आ जाना चाहिए? जितना का बंटवारा हुआ है। जानते हैं आप लोग, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे 100 रुपये आपके पास, आप 3 आदमी में बांट देते हो, 10, 20, 70। तो फिर 10, 20, 70 को ऐड करोगे तो फिर से 100 आना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर इधर की तरफ जो गया है तो इसमें बटा है और इसमें बटा है। इसमें कितना बटा है? R2 से देखिए, R2 में कितना गया हुआ था? R2 में कितना है? 2/3 गया R2 में, 2/3। R3 में कितना गया है? 4/3। 2 एम्पियर जो बटा है तो इसमें कितना गया है? 2/3। इसमें कितना गया है? 4/3। वो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करके निकाले हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? जितना का बंटवारा हुआ है। कितना का बंटवारा हुआ है? 2 एम्पियर का। तो ऐड कीजिए दोनों को, एलसीएम करना आता है आप लोग को। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4, तो कितना हो जाएगा? 2 + 4 6/3। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। क्या जितना का बंटवारा हुआ था वापस आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। तो अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन में आपका ये जो रिजल्ट है अगर सही निकल जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो एकदम सही सॉल्व किए हैं। तो अभी तक हम लोग कितना बात जान चुके हैं? पूरे सर्किट का पोटेंशियल, पूरे अलग अलग रेसिस्टेंस का कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, या अलग अलग रेसिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल है, अलग अलग रेसिस्टेंस के पास कितना करंट है, या पूरे सर्किट का कितना करंट है। ठीक है। अब एक फाइनल पॉइंट बच गया कि पूरे सर्किट में कितना हीट डिसिपेट हो रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको चैप्टर के एंड में पढ़ना था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस बात को, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से आया, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता है ना। तो तत्काल अगर हीट का चर्चा होगा सर्किट में या वर्क का चर्चा होगा तो पहले आपको बताया जाएगा कि जो हीट निकालना है, सर्किट का वर्क निकालना है, वो कितने समय के लिए निकालना है। चलिए हम लोग बोल देते हैं हमें 100 सेकेंड के लिए निकालना है। ऐसे लोड लेके नहीं पढ़िए इस बात को,
ये चैप्टर के आखिर में आएगा, उस समय हम लोग इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे इसका। तो तत्काल क्या करना है, इसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। हीट का क्या फार्मूला होता है, I²R/T। ये फार्मूला आपको पूरे सर्किट पे एक बार में अप्लाई करना है। अगर पूरे सर्किट का आपको हीट चाहिए या वर्क चाहिए, हीट और वर्क में आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, अलग अलग चीज़ है। हम लोग ऐसे पढ़ते ना कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम लोग जूल में मापते हैं, फिर वर्क को भी हम लोग जूल में मापते हैं। तो हीट, एनर्जी, वर्क, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको सर्किट का वर्क पूछे, हीट पूछे, आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो I²R/T। क्या बता रहा है फार्मूला, अगर पूछ रहा है कि जो हीट है, जो वर्क है पूरे सर्किट का बताइए, तो ये फार्मूला पूरे सर्किट पे अप्लाई करेंगे। अगर पूछेगा कि हीट या वर्क खास R1 पे बताइए, R2 पे बताइए, तो हम लोग उस खास पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो तत्काल ऐसे हम लोग जनरली बात को चर्चा कर रहे हैं, तो पूरे सर्किट पे हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फार्मूला को जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे I का मतलब क्या होता है, करंट। तो पूरे सर्किट का करंट आपको चाहिए। पूरे सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है, जो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। गांठ बांध लीजिए इस बात को, पूरे सर्किट का करंट अगर पूछेगा, करंट ऑफ द सर्किट, तो आप कौन सा करंट देखोगे, क्या पार्टिकुलर कंपोनेंट का करंट देखोगे क्या, नहीं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी वो करंट आप देखोगे। कितना करंट है भाई, 2 एम्पियर। तो I का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर लोगे आप लोग। R रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस, R1, R2, R3, क्या नहीं यार, पूरे सर्किट पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस चाहिए। पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, भूल गए, R इक्विवेलेंट बोलते हैं। और R इक्विवेलेंट कितना निकाले थे, स्लाइड करके देखिए पीछे, कितना R इक्विवेलेंट निकाले थे हम लोग, कितना, 6 ओम निकाले थे क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। टाइम कितने देर के लिए आपको चाहिए, 100 सेकेंड के लिए चाहिए। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4। R इक्विवेलेंट कितना आया था, देख लेते हैं यहाँ पे, और अच्छा 72, 4 + 2 6, सही है। चलिए, इंटू 6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 2400। और हीट निकाल रहे हैं, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। तो पूरे सर्किट में कितना हीट डिसिपेट हुआ है, 2400 जूल। अगर इसी फॉर्मूला को बोलता आप लोग को कि नहीं, हमें बताइए R1 के बारे में, कि R1 कितना वर्क डन कर रही है 100 सेकेंड में, या कितना हीट डिसिपेट कर रही है R1, तो ये जो फार्मूला है वो फार्मूला नहीं बदलेगा। ये फार्मूला बस किस पे अप्लाई कर देना है, ये फार्मूला R1 पे अप्लाई कर देना है। तो जो हीट और वर्क निकाले हैं, अभी हम लोग किसका निकाले हैं, तो अभी जो हीट और वर्क निकाले हो, आप निकाले हो पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट पे आप अप्लाई किए हैं, पूरे सर्किट का है ये। हम अब लोग अप्लाई करते हैं जो हीट है या जो वर्क निकाल रहे हैं, हम लोग किस पे अप्लाई करना है, R1 पे अप्लाई करना है। ऐसे करके आप किसी कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हो, मैं सिखा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग सिंगल एक ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि आज पूरे वीडियो में एक ही प्रॉब्लम सर पढ़ाया, नहीं, हम लोग आज कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, है ना। तो अगर हम सीख लेंगे इस चीज़ को बनाना जो सीख लेंगे, सॉल्व करना सीख लेंगे, तो कैसा भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो ये जो मेनली ये जो एक ही प्रॉब्लम है, इसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने का कोशिश किए हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड या इस चैप्टर का, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो हम लोग हीट निकाल रहे किसका, R1 का। फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, I²RT। अब R1 के पास कितना करंट है, R1 के पास भी 2 एम्पियर ही पास कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग करंट का स्क्वायर करते हैं। रेसिस्टेंस कितना है इसके पास, R1 के पास 2 है, और टाइम कितना है, 100 सेकेंड पहले से दे रखा है, तो 100। 4 × 2 × 100 कितना हो गया, 4 × 2 8 × 100 800 जूल। तो इस तरीके से आप R1, R2, R3 का सब कुछ निकाल सकते हो। करंट कितना पास कर रहा है, उसके पास वोल्टेज कितना है, वो हीट कितना डिसिपेट कर रहा है, पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है, पूरे सर्किट का ओवरऑल करंट कितना है, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, पूरे सर्किट में हीट कितना डिसिपेट हो रहा है। तो जो आज का वीडियो है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, तो मैंने आप लोग को नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, या कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सारे प्रॉब्लम का मैं एक वीडियो इकट्ठा करके फिर से आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग अगले वीडियोज़ में
नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे। तब तक बाय बाय और ख्याल रखना अपना।